Hello learners, welcome to my channel Knowledge Book. So learners, in this presentation we are going to discuss different literary terms. So different literary terms are very important for your TGT, PGT and English NET exam. So TGT, PGT, NET English exam, English literature, it is going to help you. तो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज बुक पर। और इन प्रेजेंटेशंस पे मैं इस वीडियो में अब डिस्कस करने जा रहा हूँ लिटरेरी टर्म्स के बारे में। और ये लिटरेरी टर्म्स आपको टीजीटी, पीजीटी और नेट इंग्लिश के एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो चलिए लर्नर, शुरू करते हैं पहली टर्म। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बना के डाले हैं, तो उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके बताइए। तो लिटरेरी टर्म्स में पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि आपको 100% एकदम मदद करेगा। इन वीडियोज़ को ज़रूर आप देखिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है लर्नर्स, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हीरोइक कपलेट। ठीक है, तो हीरोइक कपलेट क्या होता है? सो व्हाट इज हीरोइक कपलेट? इट इज लाइन ऑफ iambic pentameter. So it has what? Iambic pentameter lines rhyming in pairs. So these will also rhyme in what? Pairs. So these are going to rhyme in pairs like AA, BB, CC, right? So these are heroic couplet. So those lines which are written in iambic pentameter and which rhyme in pairs, so they are called as what? They are called as heroic couplet. So rhyming will be in what? AA, BB, CC. तो लर्न समझिए कि हीरोइक कपलेट क्या होता है। वो लाइंस होती हैं, उस तरह की लाइनें जो कंपोज की जाती हैं, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं। किस में लिखी होती हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं। मीटर्स क्या होता है लर्नर, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जल्दी ही 1-2 दिन में बना के डालने वाला हूँ। मीटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट मीटर्स क्या होते हैं, पूरा डिटेल में उसके ऊपर एक बड़ा सा वीडियो, 1 वीडियो या 2 वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये लाइंस होती हैं जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं, और इनमें जो राइमिंग होती है वो AA, BB और CC के पैटर्न पे इनमें राइमिंग होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा लर्नर्स। द टर्म हीरोइक इज अप्लाइड इन 17th सेंचुरी। और द टर्म हीरोइक होती है, ये कब अप्लाई किया गया? 17th सेंचुरी में अप्लाई किया गया। तो 17th सेंचुरी में टर्म हीरोइक अप्लाई किया गया बिकॉज ऑफ इट्स मोर यूज इन एपिक एंड हीरोइक ड्रामा। क्योंकि इसका ज़्यादातर यूज़ किस में होने लगा? एपिक और हीरोइक ड्रामाज में होने लगा। तो जो हीरोइक कपलेट्स होते हैं जिनमें राइमिंग स्कीम AA, BB, CC होती है, इस तरह की जो लाइंस होती हैं, इनका यूज़ ज़्यादातर एपिक और ड्रामास के लिए किया जाने लगा। और ये मेनली 17th सेंचुरी में ऐसा हुआ। तो उसी टाइम पर इसका नाम हीरोइक अप्लाई कर दिया गया, क्योंकि ये ज़्यादातर एपिक और हीरोइक ड्रामाज में इसको यूज़ किया जाने लगा। तो इस तरह से लर्नर्स क्लियर होता है कि हीरोइक कपलेट क्या होती हैं। आई होप सबको एकदम क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबको शेयर भी करिए। चलिए, जियोफ्री चौसर इंट्रोड्यूस दिस वर्स फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। हु इंट्रोड्यूस दिस वर्स फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज? सो इट इज़ जियोफ्री चौसर। सो लर्नर्स, आपको ध्यान रखना है कि इस वर्स फॉर्म को जियोफ्री चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में। तो हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया? जियोफ्री चौसर ने। In the Legend of Good Women and the Canterbury Tales. So these two works, that is the Canterbury Tales and the Legend of Good Women. In these two works, we can see that Geoffrey Chaucer has introduced these heroic couplets. तो लर्नर्स याद रखिएगा, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और द कैंटरबरी टेल्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर मैं वीडियोस भी बना के जल्दी ही डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और इसी वर्क में, यानी कि द कैंटरबरी टेल्स में और द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन ने जियोफ्री चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप यूज्ड इट एक्सटेंसिवली. So you have to remember that who others used these heroic couplets. It is John Dryden and it is Alexander Pope. तो John Dryden और Alexander Pope ने तो heroic couplet को बहुत अच्छे से यूज़ किया। Very common example of heroic couplet is a passage from Cooper's Hills by John Denham. So Cooper's Hill by John Denham. In this work we can find this example of heroic couplets. तो यहाँ पे आपको कूपर्स हिल, जो कि जॉन डेनहम का वर्क है, इसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाता है।
Oh, could I flow like thee and make thy stream my great example? It is my theme. So stream, theme, यहाँ पे देखिए दोनों जगह, ठीक है, stream and theme. So in these places you can see how it is rhyming, right? So stream and theme. So ये होता है AA, right? AA इस तरह से ये राइमिंग कर रहा है, या BBCC मतलब पेयर में इस तरह से ये राइमिंग करता है, ठीक है. Thou deep yet clear, thou gentle yet not dull, stone without rage, without overflowing, full. So dull, full. So you will get the la sound, right? So this way you can see how heroic couplet is working. So heroic couplet is very clear that it has simply AA, BB, CC rhyming scheme. So this is what learners we have to keep in mind, that heroic couplet has what? AA, BB rhyming scheme, and this is very clear. Now next comes the learners closed couplet. So what are closed couplets? Closed couplets are what? The neoclassical poets usually wrote in closed couplets. So who used the closed couplets? It is the neoclassical poets, right? And these are pairs of lines. And what are these? These are pairs of lines whose end, so these are pairs of lines whose end also suggests the end of the syntax or sentence. So when the line ends, the syntax also ends, the sentence also ends. तो लर्नर्स बहुत ही सिंपल है, क्लोज्ड कपलेट में कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है, यानी कि सेंटेंस भी क्लोज हो जाता है या सिंटैक्स भी क्लोज हो जाता है, आप ये कह सकते हो, यानी कि लाइन के एंड पर ही सेंटेंस भी खत्म हो जाता है. ऐसी लाइंस को कहते हैं क्लोज कपलेट, जो मेनली न्यू क्लासिकल पोइट्स के द्वारा यूज़ की गई और इन्होंने इसको मेनली यूज़ किया. ये वो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं, ठीक है, ये वो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं जिनके एंड होते ही सिंटैक्स या सेंटेंस भी हमारा एंड हो जाता है, ठीक है, यानी कि लाइन के एंड में ही आपको सिंटैक्स और सेंटेंस का भी एंड मिलता है, ठीक है. तो एकदम क्लियर है. क्लोज कपलेट्स फंक्शन एज स्टैंजा. सो क्लोज कपलेट्स आर मेनली बेसिकली दे आर फंक्शनिंग एज व्हाट? दे आर बेसिकली फंक्शनिंग एज द स्टैंजा. तो क्लोज कपलेट्स किसकी तरह काम करते हैं लर्नर्स? एक स्टैंजा का काम करते हैं, याद रखिएगा. जो क्लोज कपलेट्स होते हैं वो किसका काम करते हैं लर्नर्स? एक स्टैंजा का काम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा. Now comes one more point here, caesura. So caesura means what? A pause or a break in sound. Caesura means there is a pause or break. caesura का मतलब होता है थोड़ा सा बीच में रुक जाना, एक रुकावट होना, थोड़ी सी ब्रेक होना थोड़ा सा. And end stopped first lines. So what they are using? End stopped first lines are used by neoclassical poets. So two things are used, that is caesura and end stop first lines are used by neoclassical poets to maximize the interrelationship of component parts of the couplet. So to maximize the interrelationship, these kind of things are used, component parts of the couplet. In the component parts of the couplet, to maximize the interrelationship, these are used. Caesura, that is a pause or break, or on end stop first lines are used. तो लर्नर सेजूरा का मतलब सीधी सी बात होती है एक रुकावट होना, एक बीच में रुक जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें. और आपका एंड स्टॉप लाइन, इस तरह की चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. तो आपने देख लिया लर्नर्स, ये चीज़ें होती हैं इनमें. अब एक और इसी का रूप आ रहा है, फॉर्मल और क्लोज्ड कपलेट. सो व्हाट आर फॉर्मल और क्लोज्ड कपलेट? सो एंड स्टॉप्ड first lines are those. What are formal or closed couplet? These are end stop first line are those in which the end of line is made to coincide with the pause in the syntax. So here end of line is made to coincide with the pause in the syntax. So these are called as end stop first line. बहुत ही सिंपल है लर्नर्स. फॉर्मल और क्लोज्ड कपलेट्स की बात करें या एंड स्टॉप फर्स्ट लाइंस की बात करें तो ये वो लाइंस होती हैं जिनमें क्या होता है, द एंड ऑफ लाइन इज मेड टू कोइंसाइड विद द पॉज ऑफ द सिंटेक्स. मतलब सिंटेक्स का जो पॉज होता है वो एंड ऑफ लाइन के साथ कोइंसाइड कर दिया जाता है, यानी कि एंड ऑफ लाइन और सिंटेक्स का पॉज ये दोनों एक साथ आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पे आपका मिल जाता है फॉर्मल और क्लोज्ड कपलेट वाला काम, ठीक है.
Next, rhyming alexandrine, 12 syllable lines. So rhyming alexandrine are also called as 12 syllable lines, is a dominant couplet form in French poetry. So rhyming alexandrine also called as 12 syllable lines. तो याद रखिएगा लर्नर्स, जो rhyming alexandrine या जिसको 12 सिलेबल लाइन भी कहते हैं, ये एक डोमिनेंट कपलेट फॉर्म होता है फ्रेंच पोइट्री में. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई फ्रेंच पोइट्री में डोमिनेंट कपलेट फॉर्म कौन सा है, या राइमिंग एलेक्जेंड्राइन में कितने सिलेबल होते हैं. तो 12 सिलेबल लाइंस. सो राइमिंग एलेक्जेंड्राइन और 12 सिलेबल लाइंस, दीज आर द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो याद कर लीजिए लर्नर्स इन सभी चीज़ों को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट टर्म एक और आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जितने भी टर्म्स पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, कोई भी छोड़ना नहीं है, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है. वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स को, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह. ठीक है. नेक्स्ट टर्म इज कमिंग द डेकेडेंस. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस द डेकेडेंस. So it started in the later part of the 19th century. So it's a movement, right? Decadence movement. Okay, so decadence movement started in the later part of the 19th century. Its proponents include Charles Baudelaire. So remember the names, many times names are also asked in the exam, that who is associated with which movement. These kind of questions are also asked. And their views led to the development of the movement called as the decadence. So Charles Baudelaire is the main proponent. तो लर्नर्स डेकेडेंस क्या है? एक लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट है, एक सोच विचारधारा जैसे डेवलप हुई, नई विचारधारा डेवलप हुई, नया विचार डेवलप हुआ, तो उसकी वजह से एक नया मूवमेंट हुआ, तो इसको बोलते हैं द डेकेडेंस मूवमेंट. इसके मेन जो प्रस्तुत करता है वो चार्ल्स बॉडलायर है, और इनके साथ भी कई लोग भी हैं. ठीक है. तो आप थोड़ा सा बेसिकली इसको समझ लीजिए कि होता क्या है ये द डेकेडेंस. इसको द डेकेडेंस मूवमेंट कहते हैं. Now we'll see what is there. So deviation from standard norms. The decadence means they said that we will not follow in standard norms. We will not follow any kind of norms which are taught us, which everybody is trying to teach us that you have to do this or that. So there is deviation, right? Keep in mind deviation from standard norms. मतलब जो भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, जो भी पहले के नियम कानून को जो बताए गए हैं लिटरेचर में, आर्ट में, कहीं भी, मतलब ये उनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं. मतलब लिटरेचर में अगर हम बात करें तो जो भी एक सेट ट्रेडिशन बताया गया कि ऐसा लिखो, वैसा लिखो, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, या इस तरह की जो भी बातें होती थी उनको हटा दिया. उनको बोला कि भाई नहीं, जो भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन जो बताया गया उनको हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से लिखेंगे. और यूज़ ऑफ ड्रग्स टू अफेक्ट सेंसेस. सो दे आर यूजिंग ड्रग्स, राइट? They are using drugs to affect senses. They want to change their senses. They want to feel something different. So they are using drugs. तो लर्नर्स ये जो इसके जो लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व थे वो ड्रग्स का यूज़ करते थे ताकि सेंसेस अलग हो जाएं, दिमाग, विचार, बुद्धि अलग हो जाए, है ना, सेंस उसके अलग हो जाए, सोच विचार अलग हो जाए, ताकि वो अलग तरीके से सोच पाएँ. तो यूज़ ऑफ ड्रग्स कहाँ होता है? याद रखिएगा, अपने सेंसेस को इफेक्ट करने के लिए डेकेडेंस मूवमेंट में हुआ था. Rejection of moral and sexual standards. So they also not want to follow such set moral standards or sexual standards, right? So they also not want to follow these kind of standards. अब लर्नर्स ये लोग जो भी moral standards, जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं, जो भी sexual standards सिखाए गए, उनको भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं. ये अपना ही कुछ नया ही नियम कानून मोरल और सेक्सुअल स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं. ये चाहते हैं भाई जो भी पुराना जो भी मोरल स्टैंडर्ड, सेक्सुअल स्टैंडर्ड बनाया गया, उन चीज़ों को हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, चीज़ों को अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिएंगे हम. Find loss of senses and mentality disorientation good. So they say that loss of sense to not remain in your sense is good. Mental disorientation is good. तो ये लोग ये कहते हैं कि भाई सेंसेस से बाहर रहो, दारू पियो, नशा करो, ड्रग्स पियो, ये करो, वो करो, मतलब जो भी उल्टे सीधे काम जितने भी हो सकते हैं वो सारा करो, ड्रग्स लो, मतलब अपने आप को नशे में रखो, मतलब ठीक है. तो अपना दिमागी रूप से अस्थिर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अच्छा होता है, कुछ देर के लिए ऐसा करो और दुनिया को दूसरे नज़रिए से भी चल के देखो. बहुत ज़्यादा मोरालिटी, बहुत ज़्यादा गुड बॉय बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात. आप कभी कभी बैड बॉय भी बन सकते हो, ये लोग ये कहना चाहते हैं. ठीक. एक्सपेरिमेंट विथ थॉट एंड अदर सिस्टम ऑफ सोसाइटी. सो दे आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट. दे डोंट वांट टू जस्ट सिंपली फॉलो. दे आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट इट. दे आर ट्राइंग टू चेंज इट. दे आर ट्राइंग टू ट्विस्ट इट. दे आर ट्राइंग टू बेंड इट.
सो ये जितना भी थॉट हैं या कोई अदर भी सिस्टम जो भी सोसाइटी में बने हैं, ये उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसको बदल के देखना चाहते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। मतलब सीधी सी बात है कुल मिला के कि ये अपने जो स्टैंडर्ड सेट नॉर्म्स थे उनको नहीं फॉलो करना चाहते हैं। सोसाइटी के जो भी थे, सोसाइटी के नियम कानून को सबको बदलना चाहते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसी चीज़ें नहीं। ये रिजेक्ट करते थे अथॉरिटी को और नेचुरल थिंग को। सो दे रिजेक्टेड अथॉरिटी एंड नेचुरल थिंग। मतलब जस्ट लाइक नेचुरल थिंग इज दैट यू शुड नॉट टेक टू मच ड्रग, you should not take too much of alcoholic substances and all that so that you can lose your senses। नहीं, ये कहते थे नहीं, कोई भी अथॉरिटी जो भी हमें सिखा रही है उसको हम नहीं मानेंगे, हम खुद देखेंगे, करेंगे, समझेंगे। जो भी नेचुरल चीज़ें होती थी उसको भी ये रिजेक्ट करते थे। सो दीज आर रिजेक्टिंग द अथॉरिटी एंड नेचुरल थिंग्स। So these people, these proponent of the decadent movement are rejecting the authority, they are rejecting the natural thing। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लर्नर्स जो मैंने डाले हैं यहाँ पर। इसको आपने समझ लिया तो डेकेडेंस मूवमेंट समझ में आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। एक भी लाइन, एक भी शब्द यहाँ छोड़ मत दीजिएगा। नाउ इट वॉज एग्जाम्प्लीफाइड बाई जनरल स्केप्टिसिज्म एंड सिकनेस एट एवरीडे लाइफ। सो दे आर हैविंग स्केप्टिसिज्म, मतलब ये चीज़ों को, हर चीज़ों को सोच विचार खोजबीन के देखना चाहते थे। क्रूड ह्यूमर आता है इसमें। द believe that creativity was important than logic। So these people believe for what? Creativity। They don't want that everything should be very logical, they want creativity, they want new thing, they want different thing, they want differently something done। तो लर्नर्स ये हर चीज़ को शक की निगाह के देखते थे और हर चीज़ को बदल के देखना चाहते थे, हर चीज़ को उलट पुलट के देखना चाहते थे, हर चीज़ को क्रिएटिविटी करके देखना चाहते थे। मतलब जिससे बुरा से बुरा बिहेवियर जो भी हो सकता है, जा सकते हैं ऊपर नीचे, जितना भी स्टैंडर्ड से अप डाउन कर सकते हैं, सब कुछ करना चाहते थे। और ये कहते थे लॉजिक को इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी क्रिएटिविटी है। तो ये किसको ज़्यादा फोकस करते थे? क्रिएटिविटी को, ठीक है। ये किसको ज़्यादा फोकस करते थे? क्रिएटिविटी को, ठीक है। तो ये ज़्यादा फोकस करते थे क्रिएटिविटी पे, ठीक है। ये क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते थे, लॉजिक को नहीं। द मूवमेंट ग्रीव आउट ऑफ लेटर राइटिंग by scholars like Desire Nissart, who identified the loss of interest in the rules of art and literature and more. So this movement is growing more and more because of what? Because of the scholars like Desire Nissart। So Desire Nissart is the important person। यहाँ पर Desire Nissart बहुत important person है जिसकी वजह से मूवमेंट और डेवलप हुआ, ठीक है। और जितने भी नाम यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बल्कि नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नेम कि यहाँ पर ये लोग डेकेडेंस से एसोसिएटेड हैं। और उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, जो भी ये रूल्स बनाए गए लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए और जो भी इस तरह की चीज़ें, हमें उसमें कोई नहीं, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इन्होंने क्या पाया कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रूल्स, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात मत करो भैया, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को डेवलप करेंगे। सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द रूल्स, मतलब ये रूल्स को नहीं मानना चाहते थे। डिज़ायर निसार्ड तो थे, ठीक है। डिज़ायर निसार्ड ने कहा कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रूल एंड रेगुलेशन में, जो भी आर्ट के लिए या लिटरेचर के लिए बनाया गया, हम अपने हिसाब से चीज़ों को बनाएंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे। इसके हिसाब से, इनके हिसाब से भी, इनके व्यूज़ के हिसाब से भी आप कह सकते हो कि ये मूवमेंट डेवलप हुआ, डेकेडेंस मूवमेंट। द मूवमेंट वॉज based on the belief that art is totally opposed to nature। This movement believe what? That art is opposite to nature। Art is what? Opposite to nature। So this is a very important point। तो लर्नर्स ये मूवमेंट ये बिलीव करता है कि आर्ट जो है वो नेचर की तरह नहीं है, उसके एकदम अपोजिट है, ठीक है। इन सेंस ऑफ बायोलॉजिकल नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द नॉर्मल मोरालिटी एंड सेक्सुअल बिहेवियर। चाहे बायोलॉजिकल नेचर की बात हो, किसी भी नेचुरल थिंग की बात हो, किसी भी स्टैंडर्ड की बात हो, मोरालिटी की बात हो, सेक्सुअल बिहेवियर की बात हो, सबके अपोजिट ये कहते हैं कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इट इज़ टोटली अपोजिट। जो भी आप बता रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे, सीधी सी बात। सेक्सुअल बिहेवियर हो, मोरालिटी हो, कोई भी नेचुरल चीज़ हो, मतलब उससे अलग रहो। जैसे नेचर चीज़ भाई आदमी को अपने होश में रहना चाहिए, नहीं, हम बेहोश होंगे, हम ड्रग्स लेंगे, हम नशा करेंगे, तब चीज़ों को समझेंगे हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब हम मानेंगे, देखेंगे, जानेंगे। हर एक्सपीरियंस को हम लेना चाहते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि हम हर एक्सपीरियंस लेंगे, हमें सिखाओ मत आप, ठीक है। हम कोई भी स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे। तो ये मूवमेंट बेसिकली आप कह सकते हो कि नेचर के अपोजिट है, अपोज टू नेचर, ठीक है। सो ये मूवमेंट सीधे से लोग कहते थे अपोज टू नेचर, टोटली अपोज टू नेचर। जो भी प्रैक्टिकली नेचुरली जो भी नॉर्मली जो चीज़ें चलती है उसके जस्ट अपोजिट चलते हैं, ठीक है।
अब अगर मेन एलिमेंट्स की बात करें तो व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स, वो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। तो मेन एलिमेंट्स आर व्हाट, क्रिएटिविटी ओवर लॉजिक। सो दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू क्रिएटिविटी ओवर लॉजिक। ये कहते हैं कि भाई क्रिएटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल रेगुलेशन फंक्शन नियम कानून ज़्यादा मत होता, क्रिएटिव होना चाहिए, नया होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरेस्ट इन परवर्जन, ये इंटरेस्ट होता है इनको परवर्जन में, चीज़ों को अदल बदल के देखो। द यूज़ ऑफ क्रूड ह्यूमर, क्रूड ह्यूमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चीज़ों को हर लेवल तक अप डाउन करके देखो। सेल्फ डिस्गस्ट एंड स्केप्टिसिज्म, हर चीज़ को उलट पलट के देखो। आर्ट इज अपोज टू नेचर, आर्ट इज अपोज टू नेचर। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स, राइट। क्रिएटिविटी ओवर लॉजिक, इंटरेस्ट इन परवर्जन, द यूज़ ऑफ क्रूड ह्यूमर, सेल्फ डिस्गस्ट एंड स्केप्टिसिज्म, आर्ट इज अपोज टू नेचर। ये इनके मेन पॉइंट्स थे लर्नर्स, तो इसको आप समझिए। डेकेडेंस गिव मोर वैल्यू टू आर्टिफाइस देन नेचुरल। एंड डेकेडेंस क्या कह रहा है, सीधी सी बात, वो ज़्यादा वैल्यू देता है किसको, आर्टिफिशियल को, नेचुरल को नहीं देता। दे एक्सपेरिमेंटेड विद ड्रग्स, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दे एक्सपेरिमेंटेड विद ड्रग्स रादर देन एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट। सो ये कहते हैं भाई हम ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग नशीली चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें कोई नेचुरल चीज़ जो प्रैक्टिकली नेचुरली जो चीज़ चल रही है वो हमें नहीं चाहिए। हम अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा विचार है, उसको हम देखेंगे समझेंगे क्या है कैसे। दे वर इन्फ्लुएंस बाय गोथिक नॉवल, ये गोथिक नॉवल से इन्फ्लुएंस है। पोइट्री एंड प्रोज ऑफ एडगर एलन पो। सो हु इज़ एडगर एलन पो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ही इज़। तो लर्नर्स इनके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, विकीपीडिया से पढ़ लीजिएगा एडगर एलन पो के बारे में भी। तो ये कहीं ना कहीं गोथिक नॉवल से इन्फ्लुएंस्ड हैं और पोइट्री और प्रोज ऑफ एडगर एलन पो से। तो आप ये कह सकते हो कि डिकेडेंस मूवमेंट कहीं ना कहीं गोथिक नॉवल से और एडगर एलन पो की पोइट्री और प्रोज से भी इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, Joris Karl Huysmans' novel Against Nature. So one more important work, that is Joris Karl Huysmans' novel Against Nature is a major representation of the decadent movement. अगर एक decadent movement की important work की बात करें तो जोरिस कॉल हाइसमैन का novel है Against Nature, ये decadent movement को बहुत अच्छे से represent करता है। In Britain and Ireland, Oscar Wilde is associated with this movement. ब्रिटेन और आयरलैंड की बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड जो है इस मूवमेंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अगर हम ब्रिटेन और आयरलैंड की बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड इस मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से लर्नर्स डिकेडेंस मूवमेंट आपको समझ में आ गया कि भाई ब्रिटेन और आयरलैंड में ऑस्कर वाइल्ड भी एसोसिएटेड हैं, जोरिस कॉल हाइसमैन का वर्क अगेंस्ट नेचर भी इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, ये डिकेडेंस मूवमेंट बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया है। डिकेडेंस वर एसोसिएटेड विद सिम्बोलिज्म एंड एस्थेटिसिज्म। सो सिम्बोलिज्म एंड एस्थेटिसिज्म ऑल्सो दे आर एसोसिएटेड विद। ये सारे टर्म्स बीच में मैं इस लिटरेरी टर्म की साइकिल में जरूर पूरे डिस्कस करूंगा, बस आप सारे वीडियोज़ लाइन से देखते जाइए। ठीक है, इससे भी एसोसिएटेड है। Decadence claimed Charles Baudelaire as their inspiration. As I told you earlier also that Charles Baudelaire is the inspiration for the decadent movement personalities associated with. तो जो भी लोग यहाँ decadence movement से associated थे वो किससे इंस्पायर्ड थे, चार्ल्स बॉडलेयर से इंस्पायर्ड थे, ये भी याद रखिएगा। तो चार्ल्स बॉडलेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। ठीक है, decadence alarmed those who valued traditional norms and values. So decadence is alarming those who valued traditional norms and values. It is seemed to signify a society and culture threatened to its core with decline and decay. So here you will find decline and decay in the society cultural values. So traditional norms and values are threatened here. Traditional norms and values are नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे लर्नर सीधी सी बात होती है कि जो भी डेकेडेंस मूवमेंट को मानता है उसका जो भी एसोसिएटेड पार्ट है वो सोसाइटी में जो कल्चरल वैल्यूज़ उनको रिजेक्ट करता है। यहाँ पे आप डिक्लाइन पाते हो, डिके पाते हो, ट्रेडिशनल नॉर्म्स और वैल्यूज़ का डिके पाते हो, क्योंकि लोग पुराने रूल रेगुलेशन नियम कानून मॉरल स्टैंडर्ड को उन सबको मानते ही नहीं। ये लोग कहते हैं हम नए तरीके से करेंगे। ठीक है, ये नए तरीके से करना चाहते हैं, नए तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थ्रेट होता है, खतरा होता है, जो हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, सबको खतरा हो जाता है इन डिकेडेंस मूवमेंट के एसोसिएटेड लोगों की वजह से। बाय द 1890s डिकेडेंस वॉज एसोसिएटेड विद डीजेनरेशन एंड एसोसिएशन popularized by the sensational writing of Marx Nordwa, who condemned writers like Wilde
in his 1895 book Degeneration. So these are some of the concept, learners, that you can keep in your mind, right? So this is all related to decadence. So this way, learners, we have finished these, and next we will discuss figures of speech, something related to figures of speech, and some important figures of speech also we will discuss. So all the literary terms in this presentation of literary terms, we will discuss all the figures of speech, don't worry about that. So learners, basically we have completed the decadence, this literary term, caesura, closed couplets, and heroic couplet. So these we have completed, learners. So I hope लर्नर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछिए, ओके। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सभी को शेयर कीजिए, ओके लर्नर्स। सो हम क्या करते हैं लर्नर्स की, अब थोड़ा सा यहाँ पे ये वीडियो अब एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी ढेर सारे लिटरेरी टर्म्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।